नवाज शरीफ के सीक्रेट मिशन में अहम किरदार कौन अदा कर रहा है और उसमें शहबाज शरीफ की दिलचस्पी क्यों नहीं है? सुमोटो के इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए 9 जजेस की सिफारिश ही आज कौमी असेंबली में क्यों पेश की गई? जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए पेश किए गए बिल में बड़ी गलती क्या सामने आई है? अख्तर मेंगल ने कौमी असेंबली से इस्तीफा क्यों दिया और मजीद कितने इस्तीफों के ऊपर गौर हो रहा है? बिजली के बिलों पर रिलीफ दिए जाने से मुतल्लिक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को क्या धमकी दी है? आप सब पर सलामती हो। अहमद मुश्ताक का लिखा हुआ है, लागर है जिस्म, रंग है काले पड़े हुए, बालों पे गर्द, पांव में छाले पड़े हुए, इस मार्के में इश्क बचारा करेगा क्या, खुद हुस्न को है जान के लाले पड़े हुए, ये जो भी हो बहार नहीं है जनाबे मन, किस वहम में है देखने वाले पड़े हुए, इस दहर की कशादा दरी पर ना जाइए, अंदर कदम कदम पे है ताले पड़े हुए। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक टास्क सौंपा और वो आखिरी टेस्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ बेहतरी के इम्कानात हो सकता है कि अगर वो लंदन जाएं तो वापसी के इम्कानात भी रोशन रहे। उन्होंने 3 शख्सियात को जो है टास्क सौंपा है, जिसमें से मेन शख्सियत जो है वो राना सनाउल्लाह साहब है। टास्क जो उनकी तरफ से सौंपा गया है वो अपोजिशन से राबितों का टास्क सौंपा गया है और गाहे बगाहे 3 बार 1-on-1 मुलाकात करके मियां नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह साहब ने उस पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया है जो उन्होंने मुलाकात की महमूद खान अचकजई से और उन्होंने मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान साहब से। 2 मुलाकातों में उन्होंने जो रवाबित तय पाए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनको आगाह किया है कि ये वो लोग चाह रहे हैं, उनकी सोच ये है। और दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई के तवस्सुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक भी पैगाम भिजवाया गया। लेकिन इस बारे में बातचीत से सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया जाता है, शहबाज शरीफ साहब की उसमें राय नहीं ली जाती। शहबाज शरीफ साहब को बतौर पार्टी रहनुमा, बतौर वजीर आजम वो आगाह करते हैं कि मैं आपकी कैबिनेट का मेंबर हूं। वो इसलिए आगाह करते हैं कि ये बड़े मियां साहब ने कहा था और मैं इसलिए ये सारा कुछ कर रहा हूं। बड़े मियां साहब की सोच ये है कि इदारों से अलहदा होकर अपोजिशन के साथ बातचीत हो सकती है और इस ज़िमन के अंदर वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ से क्या हाथ मिलाया जा सकता है? क्योंकि जो बातें इरफान सिद्दीकी साहब ने उनके मुतल्लिक की या कुछ और लोग जो बातें कर रहे हैं कि उनके अंदर एक उबाल है जो वक्तन फवक्तन जिसे वो जायल भी करते रहते हैं। अब उस पे वो प्रेशर को जायल करने के लिए उन्होंने ये राबिते किए हैं। अगर तो ये राबिते सूदमंद रहे तो वेल एंड गुड, ना रहे तो बाहर जाके वही पुराने बयानिए के ऊपर आएंगे और पुराने बयानिए को तूल देंगे। लेकिन इसी ज़िमन के अंदर वो यहां पर बैठ कर पुराने बयानिए को तूल देने का एक हरबा आजमाना चाहते हैं, जिससे वो ये चाहते हैं कि इदारों से हट के बातचीत हो सके, लेकिन दूसरी तरफ से वो माइल होते हैं या नहीं होते। उधर कौमी असेंबली में बात ये हुई जजेस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से। कहा गया कि 23 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज ये जो करारदाद है ये कौमी असेंबली के अंदर पेश की गई, लेकिन इसको कमेटी को भिजवा दिया गया। दूसरी तरफ सेनेट के अंदर जो कल पेश की गई थी, जिसे अब्दुल कादिर साहब ने पेश किया था, वो भी बात ये कर रहे थे 7 जजेस बढ़ाने की। लेकिन 7 जजेस पे उनकी जो मंतिक थी वो समझ में नहीं आती थी। वो 6 से 7 जजेस बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो साथ में ये भी कहते थे कि चीफ जस्टिस के अलावा 20 जजेस होने चाहिए। अभी जो मुस्तकिल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तादाद 17 है। जो फुल कोर्ट जिसने समाअत की थी उसमें 14 जजेस मौजूद थे। 14 के बाद 3 जजेस का मजीद इजाफा हुआ था, जिसके लिए 17 जजेस की मजमूई तादाद होगी थी। 14 फुल कोर्ट में से मुसरत हिलाली साहिबा जो थी वो उस बेंच का हिस्सा नहीं थी, बाकी तमाम 13 जजेस मौजूद थे। मजमूई तौर पे ये 17 बनते हैं। 17 के बाद 2 एडहॉक जजेस जो हैं वो तयनात किए गए, तो यूं ये तादाद 19 हो गई। अब 19 के बाद 2 इसमें मजीद ऐड कर दें तो ये 21 हो जाते हैं। एडहॉक जजेस की तादाद को कम करके मुस्तकिल जजेस को ही अगर कंसीडर करना है तो फिर 23 करने के लिए आपको 6 जजेस मजीद चाहिए होंगे। लेकिन कहा गया कि चीफ जस्टिस के अलावा 20 जजेस हों। उधर कौमी असेंबली के अंदर जो पेश कर दी गई उसमें यह कहा गया कि ये 23 जजेस होने चाहिए। तो अभी इस बारे में सोच ही पैदा नहीं हो रही, यानी बिल जिन्होंने पेश करना है उनको ही नहीं मालूम पड़ रहा कि जो हम बिल पेश कर रहे हैं उसमें टेक्निकलिटीज कहां पर मौजूद है, तकनीकी गलतियां कहां पर मौजूद हैं और तकनीकी गलतियों के एतबार से गले क्या पड़ सकता है। इन चीजों से कतई नजर वो चीजें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। उधर नूर आलम खान साहब ने सुमोटो के ऊपर
कि सू मोटो का इख्तियार किसके पास होना चाहिए, तो उन्होंने एक बिल पेश किया जिसे कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। वो बिल ये था कि सू मोटो का इख्तियार 9 जजेस के पास होना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस अपने बलबूते के ऊपर सू मोटो नहीं ले सकते, या अगर सू मोटो लेना है तो वो 3 जजेस नहीं ले सकते, सू मोटो लेना है तो वो 9 जजेस लेंगे। अब 9 जजेस की फिगर ही क्यों रखी गई, ज़हन पे जरा जोर दें। जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला आया था, 8 जजेस एक तरफ थे, 5 एक तरफ थे। अब उन्होंने कहा 8 तो है, नवा इसके अंदर ऐड करते हैं, नवा ऐड होगा, अगर नवा कहेगा कि नहीं हो सकता तो फिर जो है वो सू मोटो जो है नहीं लिया जा सकता। लेकिन हुजूर वाला मंतिक उसमें भी तलाश नहीं की गई। अगर 9 जजेस ने भी फैसला करना है तो 9 जजेस में भी तनासुब की बुनियाद के ऊपर फैसला होता है, और 9 जजेस अगर फैसला करेंगे तो 9 जजेस के फैसले को मानना पड़ेगा। या फिर आप ये कहते हैं, आपको बिल ये पेश करना चाहिए था कि कुली तौर पे जितनी सुप्रीम कोर्ट है उसमें से 9 जजेस अगर ये चाहेंगे तो फिर फैसला होगा। अब उसमें भी वक्त की नजाकत को देखते हुए फायदा आप अपना चाह रहे हैं, लेकिन किस हद तक आपको फायदा हासिल होगा। उधर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत भी दी हुई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब सेनेट के अंदर करारदाद पेश करना चाहते हैं कि बगैर इजाजत अगर कोई जलसा करेगा तो 3 साल की कैद भी हो सकती है, 10 साल की कैद भी हो सकती है। और फिर बातें ये भी हो रही थी कि जो है मसरूफ इलाके, शहरी इलाके, वहां पे नहीं हो सकता, बाहर के इलाकों में हो सकता है। जब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर एहतजाज किया था उस वक्त आपके लिए काबिल कबूल था, जब आपने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था उस वक्त भी आपके लिए काबिल कबूल था, लेकिन ये सारी चीजें काबिल कबूल थी। लेकिन उसके साथ साथ आप अब ये चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला काबिल कबूल था, लेकिन अब जो है वो 3 साल और 10 साल की कैद होगी। दूसरी तरफ मजबूरी ये पड़ी हुई है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों के बिजली के बिल पर सब्सिडी देने के हवाले से IMF ने यह कहा है कि आप इसकी मजाज ही नहीं है। IMF के मुताबिक बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है, हम कर्ज मंजूर नहीं करेंगे आपका। IMF ने सूबों की जानिब से बिजली बिलों पर सब्सिडी पे सख्त एतराज उठाते हुए यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदे के तहत बिजली और गैस के बिलों पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती। इन शोबों में सब्सिडी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। IMF ने सितंबर तक सब्सिडी वापस लेने का भी मुतालिबा किया है कि आप दी गई सब्सिडी को वापस लें। बसूरत दीगर जो मंजूरी देनी है उस मंजूरी के अंदर बहुत बड़ी रुकावट मंजर आम पे आ सकती है। वजारत खजाना ने खत लिखे सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी ना देने की हिदायत दे दी है, जिसमें यह कहा गया है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मुख्तस फंड्स को बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। और वजारत खजाना ने यह भी कहा है कि किसी भी किस्म के बगैर टारगेटेड सब्सिडी देने से गुरेज किया जाए और ऐसा कोई फैसला ना किया जाए जिससे IMF के मुआहिदे को कोई खतरा हो। और यह भी कहा गया कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे में सूबों ने भी ये यकीन दहानी कराई है। जरा ये बताते हैं कि ये यकीन दहानी कराई थी कि जिसके बाद सूबों को भी इस मुआहिदे पे कारबंद रहना होगा ताकि IMF प्रोग्राम मंजूर हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है, वफाक में हुकूमत किसकी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पंजाब में हुकूमत किसकी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अब मैं आता हूं वो शुरू वाली बात पे कि जिसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को बताया जाता है। शहबाज शरीफ साहब को लूप में नहीं लिया जाता, सिर्फ बताया जाता है, उनसे कोई हिदायत नहीं ली जाती। अब ये देखिए कि वफाक वाली हुकूमत जो है अपनी ही जमात की है, वो पंजाब वाली हुकूमत को कह रही है कि आपने यकीन दहानी करवाई थी, इसलिए जो टारगेटेड सब्सिडी दी है इसे वापस लें, हमारा कर्ज प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। तो ये बातें पहले बैठ के तय नहीं हुई, जिससे ये सबक मिलता है, जिससे बादी नजर में ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक बहुत बड़ी रिफ्ट है और उस रिफ्ट में दोनों तरफ के अवामिल जो है वो इस वक्त कार फरमा है। लेकिन किस अमल जो है किस हद तक पजीराई के काबिल होगा कि आप जलसों के ऊपर भी पाबंदी लगा दें, सारा कुछ कर लें, लेकिन फिर भी आपके हक में बातें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। अख्तर मेंगल साहब को आज जो पार्लियामान के अंदर बोलने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने अवाम, अपने इलाके और अपने हल्के के हुकूक जो है वो लोगों के सामने अगर नहीं रख सकता तो मुझे जो है इस्तीफा ही दे देना चाहिए। उसके बाद गौर खौज ये हो रहा है कि माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफे दिए थे बगैर कौरम पूरा हुए ये बैठे रहे थे, लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि अब उस वक्त ये जमातें मजमूए के तौर पे थी। अब अगर मुखालिफीन जो है वो भी मुख्तलिफ जमातों में, उस वक्त अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, या उसे अगर आप एक ही कंसीडर करें, जमीयत उलमा इस्लाम, फे, ANP, उसके अलावा महमूद खान अचकजई साहब, ये सारे अगर मिल के इस तरह का एक्ट उठाने की बात करेंगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्ड कर पाएंगे।
अब देखिए कि आने वाले दिनों में इनके बिलों का क्या होता है और बिजली के बिलों का क्या होता है और इनके प्रेशर का क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।